हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, अपन डीएनए पढ़ रहे थे, ठीक है। डीएनए में अपन ने डीएनए और उसके रासायनिक संगठन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब देखो, आज अपन पढ़ेंगे डीएनए की संरचना, ठीक है। तो देखो, डीएनए की संरचना। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डीएनए की संरचना है, इसका जो द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, डीएनए की संरचना का द्विकुंडलित मॉडल है वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। वाटसन व क्रिक, यानी वाटसन और क्रिक ने क्या बताया था कि डीएनए एक द्विकुंडलित संरचना के रूप में पाया जाता है, ठीक है। डीएनए एक द्विकुंडलित संरचना के रूप में पाया जाता है, यानी डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तुत किया? वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। अब देखो, ये अपन ने बनाई है डीएनए की संरचना, ठीक है। इसमें देखो, डीएनए की आपको दो कुंडलियां दिखाई दे रही है, ठीक है। डीएनए की कितनी कुंडलियां होती है? दो। अब देखो, डीएनए की ये दोनों कुंडलियां होती हैं, ये एक दूसरे के प्रति समानांतर होती है। पहली बात ध्यान रखना कि डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तुत किया? वाटसन और क्रिक ने। तो वाटसन और क्रिक ने इस मॉडल में क्या बताया था, इस मॉडल में क्या प्रस्तुत किया था, तो आपको ध्यान रखना है। पहली बात इन्होंने क्या बताई थी कि जो डीएनए है, डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बना होता है। तो पहली बात ध्यान रखना, डीएनए में कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं मिलेगी? दो। डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। क्लियर बात? डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बना होता है। फिर ये दोनों जो श्रृंखलाएं हैं, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं, ये एक दूसरे के प्रति समानांतर होती हैं, एक दूसरे की क्या होती हैं? पूरक। तो ध्यान रखना, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक या प्रति समानांतर होती है। क्लियर बात? डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है और दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर होती है। क्लियर बात? अब देखो, दो श्रृंखलाएं हैं तो दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं। अब ये ध्यान रखना आपको कि डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं, ये किसके द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं? तो ध्यान रखना, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती है, यानी ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं, दोनों आपस में किस बंध के द्वारा जुड़ी होती है? हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। दोनों पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद देखो, जो हाइड्रोजन बंध है,
हाइड्रोजन बंध का निर्माण किसके मध्य होता है? तो ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके मध्य पाए जाते हैं? नाइट्रोजन क्षारक के मध्य पाए जाते हैं। यानी एक नाइट्रोजन क्षारक इधर है, एक नाइट्रोजन क्षारक इधर है, और दोनों के मध्य, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हाइड्रोजन बंध। तो ये भी ध्यान रखना, हाइड्रोजन बंध किसके मध्य पाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन बंध नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, जो हाइड्रोजन बंध है, इन हाइड्रोजन बंध के निर्माण में एक प्यूरीन व एक पिरिमिडीन भाग लेते हैं। जो हाइड्रोजन बंध है, इन हाइड्रोजन बंध में एक तो कौन भाग लेगा? प्यूरीन और एक पिरिमिडीन। यानी हाइड्रोजन बंध प्यूरीन और पिरिमिडीन के मध्य पाया जाता है। ठीक है, अब देखो, प्यूरीन कौन से होंगे और पिरिमिडीन कौन से होंगे? तो ध्यान रखना, जो एडेनिन प्यूरीन है, एडेनिन प्यूरीन हमेशा किससे जुड़ेगा? थाइमीन। ठीक है, और जो गवानीन पिरिमिडीन है, सॉरी गवानीन प्यूरीन है, वो किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से। ठीक है, यानी हाइड्रोजन बंध किसके मध्य? प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन और पिरिमिडीन में भी किसके मध्य? एडेनिन और थाइमीन के मध्य होगा, और गवानीन और साइटोसिन के मध्य होगा। ठीक है, तो एडेनिन और थाइमीन के मध्य बंध कैसा होगा? द्विबंध। कैसा होगा? द्विबंध। और गवानीन और साइटोसिन के मध्य कैसा बंध होगा? तो ध्यान रखना, त्रिबंध। कैसा होगा? त्रिबंध। तो हाइड्रोजन बंध के निर्माण में एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ जुड़ेगा और गवानीन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। क्लियर बात? अब देखो, एक बार अपन इसको लेबल करते हैं। जो डीएनए है, डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है, और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं किसके द्वारा जुड़ी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या है? नाइट्रोजनी क्षारक। और इन नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोजन बंध। पहली बात। फिर जो डीएनए होता है, इसका व्यास हमेशा निश्चित होता है। डीएनए का व्यास हमेशा क्या होगा? निश्चित। और कितना होगा? 20 एंगस्ट्रॉम। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है डीएनए का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम, और ये हमेशा क्या होगा? निश्चित होगा। ठीक है, फिर देखो, जो डीएनए द्विकुंडलित संरचना के रूप में पाया जाता है, तो इसके एक कुंडलन की लंबाई, जैसे ये एक कुंडलन या एक घुमाव है, इसकी लंबाई कितनी होगी? तो ध्यान रखना, 34 एंगस्ट्रॉम। एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। और एक कुंडलन या एक घुमाव में, इस एक घुमाव में 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। ठीक है, एक कुंडलन में या एक घुमाव में 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। जैसे ये एक कुंडलन है, तो इस एक कुंडलन में नाइट्रोजन क्षारक कितने मिलेंगे? 10 जोड़ी। ठीक है, 10 इस साइड में होंगे, 10 इस साइड में होंगे। तो दो नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दो नाइट्रोजन क्षारक के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो
इसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या आता है कि डीएनए का जो व्यास है, व्यास कितना होगा 20 एंगस्ट्रॉम। क्लियर बात? ठीक है। अब देखो डीएनए के प्रत्येक कुंडलन की लंबाई कितनी होगी? एक कुंडलन की लंबाई, तो प्रत्येक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। और एक कुंडलन में 10 जोड़ी क्या मिलेंगे? नाइट्रोजन क्षारक। एक कुंडलन में 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। तो दो नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर बात? अब देखो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था चारगाफ ने क्या बताया था कि डीएनए है इसका क्षारीय अनुपात, डीएनए का क्षारीय अनुपात कितना होगा? तो ध्यान रखना डीएनए का क्षारीय अनुपात 1 होता है। क्षारीय अनुपात कितना होगा? 1। एक कैसे कि एडेनिन हमेशा किससे जुड़ेगा? थाइमिन से। और ग्वानिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से। ठीक है। एडेनिन किससे जुड़ेगा? थाइमिन से। ग्वानिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से। तो एडेनिन ग्वानिन तो क्या है? प्यूरिन। और थाइमिन साइटोसिन क्या है? पिरिमिडिन। तो डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन की मात्रा समान होती है। डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन की मात्रा क्या होती है? समान होती है। इसलिए चारगाफ ने बताया कि डीएनए का क्षारीय अनुपात कितना होगा? 1। क्लियर बात? अब इसके बाद अब देखो डीएनए किसका बना होता है? तो मैंने बताया था डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। यानी अनेक न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। तो डीएनए क्या है? डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना हुआ होता है। और डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कितनी होती है? 2, जो एक दूसरे के प्रति समानांतर होती है। तो ध्यान रखना कि न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं? भाई देखो डीएनए बनाने के लिए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनानी पड़ेगी। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनती है उसमें एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से जुड़ता है, दूसरा फिर अगले से जुड़ता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं? तो ध्यान रखना न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध द्वारा जुड़ते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। अब देखो यहां पर आपको डीएनए में 3 बॉन्ड ध्यान रखने हैं। 3 बॉन्ड कौन से? एक तो मैंने आपको बताया था ग्लाइकोसिडिक बंध, कौन सा? ग्लाइकोसिडिक बंध। एक मैंने बताया आपको हाइड्रोजन बंध और एक बताया फॉस्फोडाइएस्टर बंध। अब ये 3 बॉन्ड है।
ये 3 बॉन्ड ध्यान रखना है कौन सा बॉन्ड कहां बनता है। तो ग्लाइकोसिडिक बंध तो कहां बनता है या किसके मध्य बनता है। तो ग्लाइकोसिडिक बंध नाइट्रोजनी क्षारक व शर्करा के मध्य बनता है। यानी नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ करके न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोसिडिक बंध किसके मध्य मिलेगा आपको, नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा के मध्य। क्लियर बात। हाइड्रोजन बंध किसके मध्य मिलेगा, तो ये मिलेगा 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के मध्य। यानी डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में किस बंध द्वारा जुड़ती हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ती हैं। तीसरा बंध मैंने बताया कि जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनती है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं। तो 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। ठीक है, तो यह आपको इस डीएनए में 3 प्रकार के बंध ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब जो फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनता है ये किसके मध्य बनेगा, तो फॉस्फोडाइएस्टर बंध एक न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन के मध्य। यानी फॉस्फोडाइएस्टर बंध 2 न्यूक्लियोटाइड के मध्य बनता है। अब 2 न्यूक्लियोटाइड के मध्य कहां बनेगा, तो एक न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनता है। एक चीज और ध्यान रखना, जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं ये नाइट्रोजनी क्षारक शर्करा के कौन से कार्बन से जुड़ेंगे, तो ध्यान रखना नाइट्रोजनी क्षारक शर्करा के प्रथम कार्बन से जुड़ता है, प्रथम कार्बन से। प्रथम कार्बन से हमेशा नाइट्रोजनी क्षारक शर्करा के प्रथम कार्बन से जुड़ेगा। क्लियर बात। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने बताया कि डीएनए एक द्विकुंडलित संरचना के रूप में पाया जाता है। यानी डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। डीएनए में जो घुमाव या कुंडलन होते हैं, एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसमें 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो 2 न्यूक्लियोटाइड या 2 नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए का व्यास निश्चित होता है, कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसके अलावा जो डीएनए में बंध बनते हैं, कौन सा डीएनए का भाग, कौन सा डीएनए का पदार्थ किस संरचना से जुड़ता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब देखो इसके बाद अपन पढ़ेंगे डीएनए के प्रकार। तो डीएनए के प्रकार मैं आपको एक चार्ट के द्वारा क्लियर करूंगा।
हाँ, तो अब देखो डीएनए के प्रकार। तो डीएनए है वो कुंडलन या घुमाव की दिशा के आधार पर दो प्रकार का होता है। डीएनए कुंडलन या घुमाव की दिशा के आधार पर कितने प्रकार का होगा? दो। अब देखो ये दो प्रकार कौन से हैं? नंबर एक है राइट हैंडेड डीएनए और एक है लेफ्ट हैंडेड डीएनए। ठीक है, तो जो राइट हैंडेड डीएनए होता है उसमें घुमाव की दिशा, घूम या घुमाव की दिशा कैसी होगी? वामावर्त। राइट हैंडेड डीएनए में घुमाव की दिशा कैसी होगी? दक्षिणावर्त। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बढ़ता है अपने लिए कि दक्षिणावर्त डीएनए है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो दक्षिणावर्त या राइट हैंडेड डीएनए है वो कौन कौन से होते हैं? तो ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए, ये चारों प्रकार के जो डीएनए हैं ये कैसे होते हैं? राइट हैंडेड या दक्षिणावर्त। ठीक है, तो दक्षिणावर्त डीएनए कौन कौन से होंगे? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए। अब इसके बाद देखो लेफ्ट हैंडेड डीएनए, यानी जो डीएनए जिसमें घुमाव की दिशा कैसी होगी? वामावर्त। तो लेफ्ट हैंडेड डीएनए में घुमाव की दिशा कैसी होती है? वामावर्त। और इसका एक ही उदाहरण याद रखना है, जेड डीएनए। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जेड डीएनए होता है वो लेफ्ट हैंडेड या वामावर्त होता है। ठीक है, बाकी जो भी डीएनए है वो राइट हैंडेड या दक्षिणावर्त होते हैं। अब देखो जो लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें ध्यान रखना। लेफ्ट हैंडेड डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन एकांतरित क्रम में पाए जाते हैं। राइट हैंडेड डीएनए है, इसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन का जो क्रम है वो फिक्स नहीं होता है। दो प्यूरिन हो सकते हैं फिर पिरिमिडिन, लेकिन इस लेफ्ट हैंडेड डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन एकांतरित क्रम में पाए जाते हैं। यानी ऊपर यदि एक बार यदि प्यूरिन आता है तो दूसरी बार क्या आएगा? पिरिमिडिन, फिर क्या आएगा? प्यूरिन। तो यहां से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ऐसा डीएनए जिसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन एकांतरित क्रम में पाए जाते हैं कौन सा हो जाएगा? जेड डीएनए या फिर लेफ्ट हैंडेड डीएनए। क्लियर बात? अब देखो मैंने एक टेबल बनाई, इसमें 5 प्रकार के डीएनए लिखे हैं। हेलिक्स की लंबाई है, क्षार युग्मों की संख्या है, 2 क्षारक युग्म के बीच की दूरी है और व्यास है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बढ़ेगा। अब देखो पहली बात करते हैं अपना सबसे पहले ए डीएनए की। कौन सा डीएनए? ए डीएनए। ए डीएनए में जो हेलिक्स है एक घुमाव की लंबाई कितनी होगी? तो ध्यान रखना 28 एंगस्ट्रॉम। कितनी होगी? 28 एंगस्ट्रॉम। और इस ए डीएनए में एक हेलिक्स में क्षार युग्मों की संख्या कितनी मिलेगी? 11 जोड़ी। कितनी होगी? 11 जोड़ी। तो 2 क्षारक युग्मों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2.56 एंगस्ट्रॉम। फिर जो ए डीएनए होता है उसका व्यास कितना होगा? तो ध्यान रखना ए डीएनए का व्यास 23 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होगा? 23 एंगस्ट्रॉम। 2 क्षारक युग्मों के बीच की दूरी 2.56 एंगस्ट्रॉम। क्लियर बात? अब इसके बाद देखो दूसरा है बी डीएनए। तो बी डीएनए में एक हेलिक्स या कुंडलन की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। और इस एक हेलिक्स में क्षार युग्मों की संख्या कितनी होती है? 10 जोड़ी। ठीक है, तो 2 क्षारक युग्मों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। और इस बी डीएनए का व्यास कितना होता है? तो व्यास होगा 20 एंगस्ट्रॉम। अब देखो वाटसन और क्रिक ने जो द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया था वो किस डीएनए का था? तो ध्यान रखना वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित द्विकुंडलित मॉडल
बी डीएनए का था। किसका था? बी डीएनए का। ठीक है, आगे देखो। तीसरा डीएनए है सी डीएनए। कौन सा है? सी डीएनए। सी डीएनए में हेलिक्स की लंबाई कितनी होगी? 31 एंगस्ट्रॉम, और दो क्षारक युग्मों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, या क्षारक युग्मों की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान रखना, एक हेलिक्स में सी डीएनए में क्षारक युग्मों की संख्या 9.33 जोड़ी होती है। तो दो क्षारक युग्मों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 3.32 एंगस्ट्रॉम, और व्यास कितना हो जाएगा? 19 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसके बाद देखो डी डीएनए। जो डी डीएनए है इसमें हेलिक्स की लंबाई कितनी होगी? 24.2 एंगस्ट्रॉम। एक हेलिक्स में नाइट्रोजन क्षारों की संख्या कितनी होगी? 8 जोड़ी, और दो क्षारक युग्मों के बीच की दूरी 3.03 एंगस्ट्रॉम, और व्यास कितना हो जाएगा? 19 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद देखो अंतिम जेड डीएनए। ये 4 डीएनए पढ़े, ये चारों कैसे हैं? राइट हैंडेड या दक्षिणावर्त। अब इसके बाद आता है जेड डीएनए, जो कैसा है? वामावर्त। तो जेड डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होगी? 45.6 एंगस्ट्रॉम। कितनी होगी? 45.6 एंगस्ट्रॉम। और नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या कितनी होगी? एक हेलिक्स में 12 जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। तो दो नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी? 3.75 एंगस्ट्रॉम, और व्यास कितना होगा? 18.4 एंगस्ट्रॉम। अब देखो इस पूरी टेबल में अपन क्या देखेंगे? पहली बात, हेलिक्स की लंबाई, एक कुंडलन की लंबाई सबसे ज्यादा किस डीएनए में मिलेगी? जेड डीएनए में। तो एक हेलिक्स की लंबाई सबसे ज्यादा किसमें होगी? जेड डीएनए में। कितनी होगी? 45.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर देखो सबसे ज्यादा, यानी एक हेलिक्स में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन क्षारक या क्षार युग्म किस डीएनए में मिलेंगे? तो ये भी क्या हो जाएगा आंसर? जेड डीएनए, क्योंकि इसमें कितने जोड़ी क्षारक होंगे? 12 जोड़ी। क्लियर? दो क्षारकों के बीच की दूरी भी सबसे ज्यादा किसमें होगी? जेड डीएनए में। कितनी होगी? 3.75 एंगस्ट्रॉम। और सबसे कम व्यास किस डीएनए का होगा? तो वो भी आंसर क्या हो जाएगा? 18.4 एंगस्ट्रॉम। किसका होगा? जेड डीएनए का। तो इसका व्यास कम होगा जेड डीएनए का। बाकी हेलिक्स की लंबाई, क्षार युग्मों की संख्या, दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी क्या होगी? सर्वाधिक, और व्यास क्या होगा? सबसे कम। क्लियर बात? अब देखो इसके अलावा एक है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, यानी एक कुंडलित डीएनए। एक कुंडलित डीएनए अब तक अपन ने पढ़ा वो कैसा था? द्विकुंडलित डीएनए। अब अपन बात करेंगे एक कुंडलित डीएनए, यानी इस डीएनए में एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, तो इस एक कुंडलित डीएनए की खोज तो किसने की थी? सिनसेमर ने। खोज किसने की थी? सिनसेमर ने। एक कुंडलित डीएनए है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, और ये एक कुंडलित डीएनए मुख्य रूप से किसमें मिलेगा? जीवाणु भोजियों में या बैक्टीरियोफेज में। एक कुंडलित डीएनए किसमें पाया जाता है? जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज में, और कुछ जीवाणु भोजियों के मैंने यहां पर उदाहरण लिखे। ठीक है, तो इसी के साथ ये डीएनए की संरचना और डीएनए के प्रकार अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। क्लियर? अब इसके बाद अपन बात करेंगे आरएनए की।